हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था पर डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के कारण और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एओ हुम के प्रयासों से कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को 11 बजे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा जिनको हम बोलते हैं, काशीनाथ, नारायण गणेश चंद्रावकर, इस तरह के अति महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया प्रथम अधिवेशन में। देखिए, कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि एओ हुम जो खुद एक अंग्रेज थे, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवन हम उसको फादर ऑफ कांग्रेस भी बोलते हैं। अब इसकी जब स्थापना की दृष्टिकोणों की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेजों ने इस प्रारंभ में काफ़ी समर्थन इसका किया था, काफ़ी सहयोग भी दिया था, क्योंकि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका कार्य समझा गया था या सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसको लिया गया था कि जिस प्रकार की शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में जो असंतोष फैल रहा है, उस असंतोष को एक तरह से बाहर निकालने के लिए या संतुष्ट करने के लिए किसी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है और फिर कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के सहयोग से जरूर की गई थी और प्रारंभ में 3 वर्षों में कांग्रेस के प्रति शासन का जो दृष्टिकोण था वो सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण भी था। यह स्थिति कुछ कारणों से इसलिए थी कि ब्रिटिश शासन कांग्रेस को अपने लिए एक सहायक संगठन के रूप में देखता था और 1887 तक यह नहीं सोच पाया था कि कांग्रेस उसके लिए कभी चुनौती भी बन सकती है। लेकिन कांग्रेस की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई या शक्ति में वृद्धि होने लगी, कांग्रेस के उच्च वर्ग के साथ साथ सामान्य जनता भी उससे जुड़ने लगी और कांग्रेस के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की जो सबल रूप से मांग की जाने लगी, तो कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वो परिवर्तित होने लगा। अब तक जो सहयोगी थे जो अंग्रेजी प्रशासन जो कांग्रेस का सहयोगी समझा जाने लगा था, सहयोगी बन रहा था, उसके स्वभाव में या उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा और कांग्रेस की स्थापना में सहयोग देने वाले स्वयं लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें क्या होता है कि शासन द्वारा इस बात की असफल कोशिश भी की जाती है कि 1888 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए कांग्रेस कोई उपयुक्त स्थान ना मिले कांग्रेस को। तो अब क्या होता है कि जो अंग्रेजों का या अंग्रेजी प्रशासन था, उसका जो व्यवहार है, उसका जो रुख है, वो कांग्रेस के विपरीत जाना शुरू कर देता है और इसी तरीके से, इसीलिए वो बहुत अलग तरीके से या ये कहें कि असहयोगात्मक जो रुख था वो अपनाना शुरू कर देता है। तो इसने प्रारंभ में क्या किया कि सरकारी कर्मचारियों का कांग्रेस अधिवेशन में दर्शक रूप में उपस्थित होना निषेध कर दिया। साथ ही मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध में संगठित होने की प्रेरणा दी। देखिए किस तरह से काम कर रहा है कि एक तो सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगा दी कि वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा फूट डालो और शासन करो वाली जो नीति थी या फूट डालने की जो नीति थी वो अपनाना शुरू कर दी। तो मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध में भड़काना शुरू कर दिया या संगठित होने की प्रेरणा उनको देने लगे और शिक्षित भारतीयों में मतभेद उत्पन्न करने के भी प्रयत्न किए गए। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि लॉर्ड कर्जन जो 1898 से 1905 की सरकार ने
धनी और कुलीन व्यक्तियों पर कांग्रेस से अलग रहने के लिए बहुत दबाव डाला। रेमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में कहा है, मैकडॉनल्ड ने कहा है कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण प्रारंभ में मित्रतापूर्ण था, लेकिन बाद में इसने कटु विरोध का रूप ले लिया। लेकिन क्या होता है कि जब जो संगठन या जो मंच भारतीयों के लिए था, भारतीय आवाज़ को बुलंद करने के लिए था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसने जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया, भारतीयों के हित में कार्य करना जब शुरू किया, स्टार्ट किया, और जब भारतीय जो आम भारतीय थे उसमें जुड़ना प्रारंभ हो गए, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो में वृद्धि हो रही थी, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का में वृद्धि हो रही थी, सारे जनता जो है वो उसके पक्ष में या उसके समर्थन में आ गई थी। अब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे पढ़ते हैं या आगे इसको लेके जाते हैं, तो आगे का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा काल है या युग है या समय है, उसको हम बहुत कुछ कांग्रेस के काल से जोड़ के चलते हैं। या कांग्रेस का काल जब 1885 से शुरू होता है, तो किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के साथ साथ चलता है। तो कांग्रेस का जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांट कर चलते हैं, है ना। कांग्रेस का जो प्रारंभिक युग था या राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक जो युग था कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का आता है, जिसको हम उदार राष्ट्रवादी युग कहते हैं, है ना। ये नरम दल, जब कांग्रेस का जो रुख था वो नरम होता है। दूसरा उग्र राष्ट्रीयता का काल आता है जो 1906 से 1919 के बीच आता है। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा युग है उसको गांधी युग कहते हैं। जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हो जाता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन की आगे की जो बागडोर है वो गांधी जी के हाथ में चली जाती है। तो 1885 की जब हम बात करें, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा जैसी अनेक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं ने जन्म ले लिया था, या कहें कि पहले से विद्यमान थी। लेकिन इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी, है ना। कांग्रेस ही प्रथम संस्था थी जो एक तरह से राष्ट्रीय स्वरूप ले पाई, या हम कहें कि भारतीयों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर पाई। तो इस प्रकार से 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया था, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्रथम जो काल है वो है उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल। देखिए, कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रहती है। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी, और उसके नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति अपनाई हुई थी। उनके जो प्रमुख साधन थे, जैसे याचना, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करना था। अर्थात यहाँ तक 1905 तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उनका अंग्रेज़ों के साथ कहें सहयोग या समर्थन या अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था। यहाँ तक उनमें उग्रता की भावना नहीं थी। लेकिन 1906 से 1919 तक का जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल आता है, जब भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष जन्म लेने लगता है, और कांग्रेस के जो नियम थे, कांग्रेस के जो साधन थे, उनके प्रति भी एक आक्रोश पैदा होने लगता है। तो कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए, जैसे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र एवं प्रतिनिधि मंडल की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतः जो नवयुवक थे, उन्होंने इस नीति के प्रति, अर्थात नरम नीति के प्रति, या कांग्रेस या अंग्रेज़ों के प्रति विश्वास की जो नीति थी, उसमें उनका विश्वास नहीं रहा। तो 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व
उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ जाता है ना 1906 में। और उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न किए जाना चाहिए। इसी प्रकार सन 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और उसमें कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। एक तरफ जो नरम दल वाले थे, नरम दल वाले जिनका अर्थात जिनका कांग्रेस की नीतियों में विश्वास था, दूसरी तरफ वो युवा थे जो नरम दल या समाज या अपन के प्रार्थना पत्रों में या स्मृति पत्रों में जिनका विश्वास उठ चुका था। उन्होंने एक तरह से विरोध किया कि जो कब तक हम प्रार्थना करेंगे, है ना भाई, अंग्रेजों के सामने क्यों हम प्रार्थना करें और कब तक करेंगे, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस दो पक्षों में नरम दल और गर्म दल में बट जाती है और दोनों दलों के मध्य समझौता फिर बाद में 1915 में जाके होता है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में एक तरह से सूरत विच्छेद जिसको हम बोलते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और इस काल के प्रारंभ में मुसलमानों में मुस्लिम लीग के रूप में अपनी अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण होता है। मतलब मुसलमान भी अलग हो जाते हैं, नरम दल वाले अलग हो जाते हैं और गर्म दल वाले अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एक विभाजन जो है कांग्रेस का वो हमें दिखाई देने लग जाता है। और आगे का जो काल है अपना राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1920 से और 1947 तक चलता है, उसको हम 28 वर्षों के इस काल को हम महात्मा गांधी का युग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आंदोलन की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में लेकर चलते हैं, जिसका हम एक एक भाग का, है ना, उदारवादी युग या उग्रवादी युग और गांधीवादी युग का हम अलग अलग से तीनों को अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको हम यही एक भूमिका के तौर पर समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो एक भूमिका के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन चलता है कांग्रेस के साथ, अर्थात कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1947 तक का जो अपना काल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से कांग्रेस में उतार चढ़ाव आते हैं, कांग्रेस की नीतियों में उतार चढ़ाव आते हैं, भारतीय नेताओं के विचारों में उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से नरम दल के जो लोग थे या अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करने वाले लोग थे, किस प्रकार से एक युवा वर्ग जो है उन नीतियों में विश्वास नहीं करता और अलग होके गर्म दल का निर्माण हो जाता है, लाल बाल पाल जिसमें आ जाते हैं आगे, है ना। और उससे भी कुछ युवा और असंतुष्ट हो जाते हैं जो उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं, है ना, जो क्रांतिकारी की तरफ चले जाते हैं। उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रीय आंदोलन में, महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसको हम भूल नहीं सकते या जिनके योगदान को, बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। और आगे जाके फिर जब गांधी जी का पदार्पण होता है तो गांधी जी पूरी कहते हैं कि धुरी हो जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की। तो आगे चाहे वो असहयोग आंदोलन है, चाहे वो अविज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चाहे दांडी मार्च है, 47-42 का भारत छोड़ो आंदोलन है, आगे जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें कहीं ना कहीं गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी रहते हैं। तो हम क्रम से एक एक टॉपिक को करते हुए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।